एक ऐसे गवर्नमेंट सेटअप का हिस्सा बने जहाँ पद है, प्रतिष्ठा है, मान है, सम्मान है और सोशल सिक्योरिटी। क्योंकि गवर्नमेंट जॉब में जब आप होते हैं तो बहुत सारे ऐसे पर्क्स एंड प्रिविलेजेस आपको मिलते हैं। गला काट प्रतिस्पर्धा का युग है। अगर सिविल सर्विसेज के अगर हम कुछ रफ आंकड़े ले ले तो 2.5 लाख के आसपास जो सीरियस एस्पिरेंट है वो पीटी की परीक्षा में बैठते हैं। अगले साल उनका पीटी भी नहीं होता है। अब आप समझिए, ऐसा नहीं है कि आपने एक तैयारी कर ली है तो हर साल आपका हो ही जाएगा। एक स्टूडेंट के लिए वर्ल्ड वार से कम की स्थिति नहीं है। साथ ही साथ समाज में जो घटित हो रहा है उससे वो किस तरह का तालमेल बिठा पाता है या नहीं। और जो सामाजिक ताना बाना हमारा बुना हुआ है, इकोनॉमी, पॉलिटी और सोशल साइंस और अलग अलग जो चीजें हैं समाज की, उससे में आपको क्या बनना है को लेकर भी किम कर्तव्य विमुक्त होते हैं, इन अ सेंस ऑफ डिलेमा होते हैं। तब हम जीवन की हकीकत से दो हाथ कर रहे थे। कंप्लीट करते चले जाओ साथ में, क्योंकि वही है जो आपको एकेडमिकली इतना स्ट्रांग बना देगी कि कहीं पर आप गिरते भी हो तो वो संभाल लेगी। जिंदगी में किसी से प्यार करो ना करो, किताबों से जरूर प्यार करो। किताबों के बारे में कहा गया है कि खुद जमीन पे पड़ी रहती हैं लेकिन आपको आसमान छूने का हौसला देती हैं। आपको काम कंपोज करके अपने थॉट्स को इकट्ठा करके और कुछ अच्छा बता सकते, डिलीवर करते हैं। हाँ, इंटरव्यू का कॉन्सेप्ट ये है कि आपका जो बेस्ट है ना वो निकालना है। उसको कई पैरामीटर्स में हम लोग देखते हैं, जैसे कि कम्युनिकेशन पैरामीटर्स पे हजारों लोग उठ के तैयारी कर रहे होते हैं। तो उस प्रतिस्पर्धा में अगर आपको उनको बीट करके आगे जाना है तो आपको डिसिप्लिन तो होना ही पड़ेगा। आंधी आए, तूफान आए, उसने पूरे उत्साह के साथ रैपलिंग की है, एक बिल्डिंग से दूसरे रिवर्स रैपलिंग की है, कैट क्रॉल किया है और स्लेदरिंग की है, कॉन्फिडेंस जंप किया है रिवर में। ड्यूटी कम्स फर्स्ट, ये 3 शब्द नहीं है, जीवन के त्याग को परिभाषित करता है। मैं कहता हूँ जो भी यूनिफॉर्म पहनता है उसके मन में ये भाव होता है और होना चाहिए, ड्यूटी कम्स फर्स्ट। वेलकम टू विजडम विस्पर्स विद अभिषेक मित्तल। हमने अभी रिसेंटली बहुत सारे पॉडकास्ट में बात करी गवर्नमेंट जॉब के एंट्रेंस एग्ज़ाम्स की, कि बच्चों को कितना प्रेशर रहता है, बच्चों को क्या सही करना चाहिए। उसी सीरीज़ पे आगे बढ़ते हुए आज हमारे साथ एक एस्टीम्ड गेस्ट बैठे हैं जिनका नाम राकेश निखत जी हैं। वो डिप्टी कमांडेंट है CISF में और वो बहुत ही नोन पर्सनैलिटी है इन द फील्ड ऑफ एकेडमिक्स एंड सोशल वेलफेयर। सो लेट्स वेलकम राकेश जी टू द शो। राकेश जी, थैंक यू। वेलकम टू द शो एंड जय हिंद। थैंक यू, जय हिंद। राकेश जी, जैसे हमने बात करी, अभी शुरुआत यही करी कि जो एक डिस्कशन है जो बच्चों को एक एंट्रेंस एग्ज़ाम गवर्नमेंट जॉब्स के लिए, UPSC के लिए, IAS IPS बनने के लिए, तो उसी के आगे डिस्कशन करेंगे कि उनको ऐसा क्या करना चाहिए और क्या ऐसी सोच होनी चाहिए कि जब वो तैयारी कर रहे हैं तो क्या चीज़ें ध्यान में रखनी बहुत ज़रूरी। देखिए, जो लोग भी कॉम्पिटिटिव ओरिएंटेशन के साथ अलग अलग प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, जो वनडे एग्ज़ाम्स हैं, सिविल सेवा की परीक्षा है, स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा जो सिविल सेवा की परीक्षा आयोजित की जाती है, वो लोग इस माइंड सेट के साथ हैं कि एक ऐसे गवर्नमेंट सेटअप का हिस्सा बने जहाँ पद है, प्रतिष्ठा है, मान है, सम्मान है और सोशल सिक्योरिटी है। क्योंकि गवर्नमेंट जॉब में जब आप होते हैं तो बहुत सारे ऐसे पर्क्स एंड प्रिविलेजेस आपको मिलते हैं और उसकी अश्योरिटी होती है कि वो आपके जीवन में जब तक आप सेवा में हैं बने रहेंगे, आपको मिलती रहेगी और उसमें ऑगमेंटेशन भी टाइम टू टाइम होता रहा, तो एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी होता है। ये एक बड़ा स्टिमुलस है जो बच्चों को इस तरफ खींच रहा है। अच्छा। और साथ ही साथ आप जब कॉम्पिटिटिव जोन में होते हैं तो आपको डिफरेंट होना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पे थ्रोट कट कंपटीशन है, गला काट प्रतिस्पर्धा का युग है। अगर सिविल सर्विसेज के अगर हम कुछ रफ आंकड़े ले ले तो 2.5 लाख के आसपास जो सीरियस एस्पिरेंट है वो पीटी की परीक्षा में बैठते हैं और उसमें से 15,000 बच्चे मेंस के लिए क्वालिफाई करते हैं। मेंस के बाद अगर 1,000 टोटल वैकेंसी UPSC ने किसी पार्टिकुलर ईयर में एडवर्टाइज़ किया है तो उसके लिए 2.8 यानी कि 2800 बच्चों को साक्षात्कार के लिए बुलाया जाएगा, जिसमें से 1,000 बच्चे सेलेक्ट होंगे, 1800 बच्चे उससे बाहर आ जाएंगे। तो जो बाहर हो रहे हैं वो बच्चे किसी भी तरीके से जो लास्ट फेज में आकर बाहर हो रहे हैं उन बच्चों से कमतर नहीं है जिन बच्चों ने इसी प्रोसेस को एक साथ निभाया है। लेकिन फाइनली चूंकि सप्लाई और डिमांड का मिसमैच है और हमें बेस्ट कैंडिडेट को लेना है तो ऊपर से 1,000 बेस्ट को ले लिया जाता है, 1800 बाहर हो जाते हैं। अब ये जो बच्चे हैं, अब आप कह सकते हैं चूंकि वो सफल नहीं हुए तो क्या इनमें वो चीज़ें नहीं है, ऐसा नहीं है। अच्छा। उनमें भी खास है, उनमें भी मैं तो ये मानता हूँ कि जो लोग मेहनत करने के कमिटमेंट के साथ इसमें आते हैं उनका एकेडमिक क्रेडेंशियल कितना ल्यूक्रेटिव रहा है, कितना स्टैंडर्ड रहा है, ये बहुत ज़्यादा मैटर नहीं करता। जब आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के सेगमेंट में आते हैं, एक सिलेबस होता है, उस सिलेबस में आपको अपने आप को समर्पित कर देना है, उसको तैयार करना है, एग्ज़ाम में जाके परफॉर्म करना है। और एक जो बॉटम लाइन है कि आपका जो प्रिपरेशन है और परफॉर्मेंस दोनों के बीच में
अगर कम डिफरेंस होगा, आपके सफल होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। जैसे मान लिया कि आपने प्रिपरेशन यहाँ किया हुआ है, लेकिन जिस दिन आपको परफॉर्म करना है, आपका परफॉर्मेंस यहाँ है। प्रिपरेशन तो आपने किया है, लेकिन परफॉर्मेंस बहुत सारे फैक्टर्स से रेगुलेट होता है। जैसे मान लिया कि उस दिन आप जब जा रहे थे, कुछ ऐसी बातें आपके जीवन में उसी दिन घटित हो गई जिसके लिए आप तैयार नहीं थे, तो आप उस माइंड फ्रेम से बिल्कुल निकल गए, तो आपका परफॉर्मेंस वहाँ पे कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है। तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं, लेकिन मेरा ये मानना है जब आप मेहनत करते हैं, फाइनली आप जीवन में सफल होते हैं। सर बट जैसे आपने कहा कि जो वो 2800 बच्चों में से 1000 बच्चा सिलेक्ट हुआ, 1800 नहीं हुए, तो अब उनका मोटिवेशन तो नीचे होगा। True. तो अब उनको वो मोटिवेट कैसे करो? वो क्या 1800 बच्चे नहीं हैं, वो और भी बच्चे हैं जिनका मेन तो क्लियर हो गया बट वो वहाँ तक भी नहीं पहुँच पाए। और ये जो मोटिवेशन को बैक करने के लिए दोबारा से वापस आना पड़ता है, उसमें कितना समय लग जाता है? देखिए, ये इसके लिए कोई स्टैंडर्ड तो मैं नहीं बता सकता कि कितना 6 महीने का है या फिर 8 महीने का है। ये मतलब वन शू डजंट फिट ऑल वाला कॉन्सेप्ट है। बिल्कुल बिल्कुल। हर आदमी की अलग अलग स्ट्रैटेजी होती है। कई बच्चे हैं जो सिंगल हैंडेडली यूपीएससी या फिर कोई भी गोल उन्होंने अपने जीवन के लिए ईयर मार्क किया, उसके लिए लगे हुए हैं, उनका प्लान बी तैयार नहीं होता। तो वहाँ से जो फॉल बैक ऑप्शन है अगर नहीं है, तो फिर आप थोड़ा सा एक साइकिल चलता है, फिर आप मोटिवेट करते हैं अपने आप को, आपने जो स्ट्रैटेजी है उसको फिर से रिविजिट करते हैं, कस्टमाइज़ करते हैं, फिर से लग जाते हैं। ये भी गारंटी नहीं है, मैं अगेन बताता हूँ बिल्कुल, वो तो है ही नहीं। हिट एंड ट्रायल मेथड है, हिट एंड ट्रायल मेथड है। क्योंकि वो जैसे आपने ना सप्लाई डिमांड में बहुत बड़ा डिफरेंस है। यदि 2.5 लाख बच्चा बैठता है और 1000 सीट्स हैं तो बहुत बड़ा डिफरेंस है। हाँ, ये डिफरेंस रहेगा क्योंकि अगेन मैं बता रहा हूँ वो कि तो सर्विसेज असर लिमिटेड ही नंबर ऑफ सीट्स बेस्ट को चुन के, और ऐसा नहीं है। देखिए, एक चीज़ बताऊँ कि जैसे कई लोगों का यूपीएससी में सिलेक्शन हो गया इस साल, रैंक उनकी पीछे आई और उन्होंने जो 24 सर्विस प्रेफरेंसेस में जो नंबर 1 पे दिया है, 2 पे दिया है, 3 पे दिया है, जो अमूमन इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, इंडियन पुलिस सर्विसेज, इंडियन फॉरेन सर्विसेज ही होता है। कोई आगे है 1 नंबर पे, कोई 3 नंबर पे, लेकिन तीनों सर्विसेज ही फर्स्ट 3 प्रेफरेंसेस में आते हैं। अगर नहीं मिल पाता है तो अगले साल फिर वो अपीयर होते हैं रैंक इंप्रूव करके अपनी जो प्रेफर्ड सर्विस है उसके लिए जाने के लिए। लेकिन कई ऐसे इंस्टांसेस है कि अगले साल उनका पीटी भी नहीं होता है। अब आप समझिए, ये ऐसा नहीं है कि आपने एक तैयारी कर ली है तो हर साल आपका हो ही जाएगा। अब आप अभी आपने इंटरव्यू अभी दिया है, 20 दिन में आपका रिजल्ट आ गया है, आपका जो इलीट लिस्ट ऑफ सक्सेसफुल कैंडिडेट्स है उसमें आपका नाम है, लेकिन 15 दिन बाद आप पीटी की तैयारी में आप जा रहे हैं तो आप उसको क्रैक ही नहीं कर पा रहे हैं। तो खासकर जो प्रतियोगी परीक्षा है ना, वो उसमें अनप्रिडिक्टेबल एक कंपोनेंट आ गया है कि आपको लगे रहना है, आपको उस सिस्टम के साथ लगे रहना है। और परीक्षा के अगर 3 फेजेस हैं तो तीनों फेजेस की रिक्वायरमेंट अलग अलग है, उसके लिए आपको स्ट्रैटेजी अलग अलग कस्टमाइज़ करनी पड़ेगी। तो ये है कि बहुत हाफ हार्टेड तरीके से अगर आप तैयारी में हैं तो समय लग जाएगा। आप अगर होल हार्टेडली लगे हुए हैं, आपका गोल आपके आंखों के सामने है और उस गोल को अचीव करने के लिए आपने स्ट्रैटेजी इस तरीके से बनाई है जो वर्केबल स्ट्रैटेजी है। देखिए, मैं तो हमेशा बच्चों को कहता हूँ कि एवरीथिंग इज़ फेयर इन लव एंड वार। ये इंडिविजुअल लेवल पे एक स्टूडेंट के लिए वर्ल्ड वार से कम की स्थिति नहीं है। आपको अपने स्ट्रेंथ वीकनेसेस का एनालिसिस करना चाहिए। पहले आप डिस्कवर कीजिए कि आप क्या उस एग्ज़ाम के लिए बने हैं या नहीं। सबसे पहली बात, अगर आप बने हैं, ठीक है, आप में कुछ क्वालिटीज़ हैं, कुछ निगेटिव्स होंगे, कुछ पॉजिटिव्स होगा, तो निगेटिव्स को आप स्टार मार्क कीजिए और उसको एक्सप्लोर कीजिए ताकि वो पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाए। और हर एग्ज़ाम की अलग अलग रिक्वायरमेंट होती है। अब आप देखिए, एग्ज़ाम क्यों? सबसे पहला तो प्रश्न ये होना चाहिए कि एग्ज़ाम क्यों? एग्ज़ाम इसलिए है कि कुछ वैकेंसीज़ हैं, कुछ पद है, उस पद पे कुछ लोगों की नियुक्ति होगी और उस पद से जुड़ी हुई कुछ जिम्मेदारियां हैं जिसे हम चार्टर ऑफ ड्यूटीज़ कहते हैं। बिल्कुल। तो अब जिस व्यक्ति का इस पूरी प्रक्रिया के माध्यम से चयन हो रहा है, वो चयनित होने के बाद उस चेयर पे बैठने के पश्चात क्या उस चेयर के साथ न्याय कर पाएगा? क्या वो डिलीवरी कर पाएगा जो उस चेयर पे बैठने वाले व्यक्ति से अपेक्षित है? यही एग्ज़ाम का सिस्टम है। पूरी जो फिलॉसफी है एग्ज़ाम के पीछे, आपसे क्यों आपके पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग से संबंधित कोई क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मेंटल एबिलिटी एंड रीजनिंग से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी से क्यों प्रश्न पूछे जाते हैं, कॉमन सेंस आधारित प्रश्न क्यों पूछे जाते हैं, क्यों प्रश्न पूछा जाता है कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम के अंतर्गत कितना पैसा एक माननीय सांसद के पास होता है जिससे वो विकास के कार्यों को कर पाए। इसलिए कि जो व्यक्ति इस तरह की जानकारियों से अलग है, जो कटा हुआ है,
वो व्यक्ति समाज की बेहतरी में कितना कंट्रीब्यूशन दे पाएगा, ये बड़ा प्रश्न है। साथ ही साथ समाज में जो घटित हो रहा है उससे वो किस तरह का तालमेल बिठा पाता है या नहीं। और जो सामाजिक ताना बाना हमारा बुना हुआ है, इकोनॉमी, पॉलिटी और सोशल साइंस और अलग अलग जो चीज़ें हैं समाज की, उससे आपका किस लेवल पे इवोल्यूशन हुआ है एज ए ह्यूमन बीइंग, as a rational human being, as a person who appreciates different shades of opinion, as a person who is polite, humble and hospitable, as a person जो accommodative है, as a person जो मन, वचन और कर्म आपके मन में है, आपके वचन में जो है और आपके डीड्स में जो है, उसके बीच एक लीनियर लाइन खींच पाने में सफल हो पाता है या नहीं, ये पूरी प्रक्रिया उसी के इर्द गिर्द डिज़ाइन की गई है। आपने ना एक बहुत अच्छी बात छेड़ी अभी कि सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन, क्योंकि आधे लोग तो मुझे लगता है कि वो वहीं पर ही नहीं कर पाते। लोगों को लगता है मैं कर लूँगा, मैं 4 नंबर से रह गया, मैं 6 नंबर से रह गया, मेरी तो रैंक आ जाती। वो सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन है ना, वो बहुत ज़रूरी है और उसी से मालूम चलता है किस सब्जेक्ट पर आपको ज़्यादा ध्यान देना है, क्योंकि लोगों को ये नहीं पता चलता कि मैं फोकस कहाँ करूँ। वो उसी पे फोकस करते रहते हैं जो ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग एरिया है और वो वीक एरिया हिट कर जाता है। जैसे आपने कहा, एक ओवरऑल, जब भी हम सिविल सर्वेंट की बात करते हैं तो हमें एक ओवरऑल इंडिविजुअल चाहिए जिसको हर चीज़ पता हो, ताकि वो हर चीज़ को नियम के अनुसार काम कर सके। तो बहुत अच्छी बात कही आपने सर। अब आपके पर्सनल रिलेटेड क्वेश्चन है कि आपने स्टार्ट किया था रेलवे से, फिर आप मूव हुए यूपीएससी में। तो ये जो जर्नी है, और ये कुछ नया नहीं है। मैंने एक पॉडकास्ट किया था संदीप शर्मा सर के साथ, वो भी बच्चों को पढ़ाते हैं, तो उन्होंने भी एक बात कही थी कि पहले नौकरी और फिर अच्छी नौकरी। तो मेरे ख्याल से आपके साथ भी यही ट्रू था। तो ये क्या था? देखिए, आपने बहुत अच्छा रेफरेंस दिया अभी इस पॉडकास्ट में। संदीप शर्मा जी जो मैथ्स एजुकेटर हैं, बिल्कुल, वो मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं और बीएसएफ में रहे हैं वो। हाँ जी। और बीएसएफ से वो डिसिप्लिन, कमिटमेंट, परसिवरेंस, ग्रिट और डिटर्मिनेशन वो लेकर पब्लिक लाइफ में आए हैं और बच्चों में वो कर रहे हैं। बड़े अच्छे हमारे मित्र हैं। चलिए, आपने उनके बारे में जिक्र किया, धन्यवाद। और मैं वही बता रहा था आपसे कि ये सब चीज़ें जो है ना, प्रश्न क्या था आपका? सर, मैं प्रश्न यही था कि रेलवे में आपने शुरुआत करी। देखिए, कभी कभी दोस्ती की प्रगाढ़ता ऐसी होती है कि हम बिल्कुल कैरी अवे हो गए। मैंने पहली जो सर्विस ज्वाइन की थी वो रेलवेज में टिकट कलेक्टर के पद पे मेरा चयन हुआ था। इसके बारे में बताना चाहता हूँ कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज के अंतर्गत एक स्कीम चलाई थी, दोज हु वर अपीयरिंग फॉर द बोर्ड एग्जामिनेशन फॉर द फर्स्ट टाइम इन देयर लाइफ। जैसे 10th में जब आप पहली बार अपीयर होते हैं तो एक जॉब इंटीग्रेटेड एक टेस्ट होता था ऑल इंडिया लेवल का, जिसे हम VCRC कहते थे, वोकेशनल कोर्स इन रेलवे कॉमर्शियल। ओके। और 17 साल के आसपास आयु आपकी होती है जब आप मैट्रिक की परीक्षा दे रहे होते हैं। 40 बच्चों का अखिल भारतीय स्तर पे सिलेक्शन होता था, जिसे रेलवेज़ के स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम के अंतर्गत दिल्ली में पढ़ाया जाता था। तो 40 बच्चों में मेरी 21वीं रैंक थी और रिटन वाज फॉलोड बाय इंटरव्यू, जो एक 3 मेंबर पैनल के द्वारा इंटरव्यू होता था। तो उस परीक्षा को मैंने क्रैक किया था और दिल्ली में मैंने 2 साल का जॉब इंटीग्रेटेड प्रोग्राम किया। फिर मेरी पहली पोस्टिंग अमरोहा, एक स्टेशन है रेलवे स्टेशन, वहाँ पर टिकट कलेक्टर के पद पे हुई। तो मैं हमेशा ये कहता हूँ कि 17 साल, 17.5 साल वो उम्र होती है जब आप अपने जीवन में आपको क्या बनना है को लेकर भी किम कर्तव्य विमुढ़ होते हैं, इन ए सेंस ऑफ डिलेमा होते हैं। तब हम जीवन की हकीकत से दो हाथ कर रहे थे, लोगों का टिकट चेक कर रहे थे, और जब आप पब्लिक से इंटरेक्शन करते हैं तो अलग अलग माइंड सेट के लोग आपके पास आते हैं। तो वहाँ पे हम अपने आप को इवॉल्व कर रहे थे और मैं ईश्वर का बहुत आभारी हूँ। मैं तो धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उस समय से ही मुझे तैयार करने लगे बड़ी चुनौतियों के लिए। फिर वहाँ से मैंने ग्रेजुएशन किया। 10+2 के बाद तो हमारा सिलेक्शन हो गया था, यहाँ पे हम आ गए। ग्रेजुएशन किया, ग्रेजुएशन के बाद मैंने फिर सिविल सर्विसेज की तैयारी में हम आए और सिविल सर्विसेज की तैयारी के दौरान ही मेरा एक और सिलेक्शन हुआ CSIR में सेक्शन ऑफिसर, काउंसिल फॉर साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च में सेक्शन ऑफिसर, जो मैंने ज्वाइन नहीं किया। फिर SSC के थ्रू एक एग्ज़ाम CGL का होता था, अभी भी होता है, कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल, तो उसमें मुझे इंस्पेक्टर ऑफ पोस्ट ऑफिस में एक इंस्पेक्टर की पोस्ट होती है वो मिली थी। और उसके बाद ये UPSC में मेरा फाइनली चयन नहीं हुआ। अब
अब या तो आप एक नंबर से पीछे होते हैं या फिर 1000 नंबर से पीछे हो, तो आप पीछे हो। Same. जैसे आपने कहा कि कई लोग ये बताते हैं कि मेरा 4 नंबर से, मैं मानता हूँ कि 4 नंबर से आप पीछे हैं, 40 नंबर से पीछे आप पीछे हैं। ये ऐसा ही है। आपकी ट्रेन 1 मिनट से छूट जाए या 1 घंटे छूट गए, एंड क्या है, आपकी ट्रेन जा चुकी है। तो उसके ऊपर डिस्कशन मुझे लगता है कि व्यर्थ है। और ये परिचय ऐसा है कि इस पे आपको गुमान और अभिमान नहीं होना चाहिए। बिल्कुल। मैं मानता हूँ कि इस प्रतिस्पर्धा के युग में जो मेरी रणनीति थी उस पर्टिकुलर परीक्षा को क्रैक करने की, वो अब कह सकते हैं कि मेरा नहीं हुआ, मेरा लक नहीं, मैं नहीं मानता ऐसा। मेरा लक मेरे साथ था, इसीलिए मैं तैयारी के मैदान में था, मेरी स्ट्रेटजी मेरे साथ नहीं थी, इसलिए मैं परफॉर्म बेहतर नहीं कर पाया और मैं बाहर हूँ। और मैं बाहर हूँ तो फिर मुझे इस बात का थोड़ा सा भी अब दुख नहीं है। उस समय दुख था और उस समय मलाल भी था, अब मलाल नहीं है, क्योंकि एक दरवाजे अगर जीवन में बंद होते हैं तो आपको दूसरे दरवाजे पे दस्तक कर लेना चाहिए। मैं हमेशा कहता हूँ कि अंधेरे में बैठकर अंधेरे की शिकायत करने से बढ़िया है कि पड़ोसी के घर से चुरा कर भी अगर दिया जलाना पड़े तो ये चोरी माफ़ हो जाएगी। फिर मैंने वहाँ से सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस की एग्ज़ाम की तैयारी साइमल्टेनियसली वो चली रही थी, सिलेबस मोर और लेस सेम ही होता है, वो किया। और फिर मेरा ऑल इंडिया रैंक 36 हुआ और मुझे देश के प्रीमियर और प्रोफेशनल फोर्स सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स में काम करने का मौका मिला। और अब सोशल मीडिया और देश में जो सुरक्षा के माहौल है उसमें CISF की जो भूमिका है वो बहुत चैलेंजिंग है, महत्वपूर्ण है। और ऑफिसर्स के साथ साथ जवानों का एक बड़ा वर्ग सब ऑफिसर्स के साथ मिलकर देश की सुरक्षा संबंधी चुनौतियों के साथ दो दो हाथ कर रहे हैं और हम देशवासियों का भरोसा जीत रहे हैं, क्योंकि हमारे लिए महत्वपूर्ण है देश और देश की सुरक्षा, देश की एकता और अखंडता। बिल्कुल बिल्कुल। इससे मुझको जो एक सीख मिली वो यही है कि आप साथ साथ अपनी पढ़ाई पे, ऐसा नहीं है कि यदि आप तैयारी कर रहे हैं इन कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तो आप केवल वही करते रहे। आपको अपनी एजुकेशन भी ज़रूर करनी है, कंप्लीट करते चले जाओ साथ में, क्योंकि वही है जो आपको एकेडमिकली इतना स्ट्रांग बना देगी कि कहीं पर आप गिरते भी हो तो वो संभाल लेगी। बिल्कुल। तो किताबों का जो संसार है ना, वो आपको विहंगम दृश्य दिखाता है देश की, दुनिया की और दुनियादारी की। बिल्कुल। मैं आपसे एक इंसिडेंट साझा करना चाहता हूँ। जब मैं UPSC का दरवाज़ा 2-3 बार खटखटाया है मैंने, और एक इंटरव्यू में, UPSC के इंटरव्यू में मुझसे पहला सवाल एंटर होते ही पूछा गया कि राकेश टेल मी व्हाट इज़ द बिगेस्ट रिग्रेट ऑफ योर लाइफ। और उस समय जो पहला जवाब मैंने उनको दिया, और वो जवाब ऐसा है कि मैन्युफैक्चर्ड जवाब नहीं था, स्क्रिप्टेड जवाब नहीं था, वो बिल्कुल दिल से निकला। सर, आई वांटेड टू बिकम जर्नलिस्ट, आई कुड नॉट बिकम, दिस इज़ द बिगेस्ट रिग्रेट ऑफ माई लाइफ। और अब मैं अभिषेक जी आपसे शेयर करना चाहता हूँ कि उस रिग्रेट के साथ मैंने 10 साल का समय बिताया है, 10 साल। और अभी मैं इग्नू से पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन कर रहा हूँ, इसलिए क्योंकि अब जैसे जैसे उम्र बढ़ रही है, हम लोग की प्रायोरिटीज़ अलग अलग बदल रही है, लेकिन मैं उस प्रायोरिटी को अपनी आंखों के सामने से अब टूटता हुआ, बिखरता हुआ और बहता हुआ नहीं देखना चाहता हूँ, जिसके साथ मैंने अपना जीवन बिताया है। जो मेरा ड्रीम था, तो कभी भी देर नहीं होती है कि आप शुरुआत ना करें, तो उसे अभी भी। अब मुझे, मेरा बहुत अच्छा लाइफ है CISF में, मुझे जर्नलिज्म के फील्ड में करियर नहीं बनाना है, लेकिन मैं बस पढ़ के उसकी जो फ़िलॉसफी है, जर्नलिज्म की जो फ़िलॉसफी है, वो प्रोसीजर्स है, वो आइडियाज़ हैं, वो पढ़ के मतलब मैं देखना चाहता हूँ कि मैंने जीवन में क्या मिस किया। इसको मैं ऐसे कनेक्ट कर रहा हूँ कि आपने कहा कि उम्र पढ़ने की कभी, जैसे बिल्कुल, वो तो है ही। सर्व शिक्षा अभियान का नारा है कि पढ़ने की कोई उम्र नहीं होती, पढ़िए और पढ़ते रहना चाहिए। किताबों का जो संसार है वो अलग ही संसार है, और इसी से मोटिवेट होके हमारा एक कैंपेन है जिसमें संदीप शर्मा जी भी हमारे साथ रहते हैं, जिनका आपने जिक्र किया, अलीसाज लाइब्रेरी ऑन व्हील्स। बिल्कुल, मेरा वो सवाल भी है। तो हमारा सोशल इनिशिएटिव है और अभी तक हम लोगों ने 13 लाइब्रेरी पूरे भारत में इस्टेब्लिश की है। तो हमारा जो किताबों के प्रति लगाव है, प्रेम है, वो इन लाइब्रेरी के स्टैब्लिशमेंट के साथ बच्चों के बीच में अभिव्यक्त होता है। हम बच्चों के बीच जाते हैं ये कहने के लिए कि हम भी किताबों से प्यार करते हैं। ये नायाब तरीका है बच्चों के साथ संवाद स्थापित करने का, उनको बताने का कि आपको भी ज़िंदगी में किसी से प्यार करो ना करो, किताबों से ज़रूर प्यार करो। क्योंकि किताबों के बारे में कहा गया है कि खुद ज़मीन पे पड़ी रहती हैं लेकिन आपको आसमान छूने का हौसला देती है। ये उन किताबों के लिए है जो आप तमाम बाज़ार में देखते हैं, लोग नीचे किताबों को रख के बेचते हैं। ये वो किताबें हैं जो आपको कहाँ से कहाँ उठा देती हैं। तो मैं सबको बता देता हूँ कि वो उस इनिशिएटिव का नाम टूल बॉक्स है, जिस इनिशिएटिव की सर बात कर रहे हैं, और उससे इन्होंने बहुत सारे
छोटे छोटे गांवों में छोटी छोटी इंटीरियर्स में लाइब्रेरीज खोली हैं और आगे भी खोलते रहेंगे। जिन्होंने नाम लिया अलीशा जी का, वो एक NRI हैं और वो इनको बहुत सपोर्ट कर रही हैं, और वो ग्राउंड पे नहीं सपोर्ट कर पाती तो ग्राउंड पे सर सपोर्ट करते हैं, और वो अपना जो भी उनका सपोर्ट होता है वो सपोर्ट मिलता है आपको। सर बहुत ही अमेजिंग इनिशिएटिव है। मैंने इसके बारे में इतना पढ़ा है, मुझे अभी बहुत अच्छा भी लग रहा है कि मैं ऐसे सोशल वर्कर्स के साथ बैठा हूँ जो इतना आगे का सोच सकते हैं, क्योंकि आपने वो देखा होगा, क्योंकि आप मुझे पता है कि आप बिहार से आते हैं। वहाँ पे ऐसे बहुत सारी छोटे छोटे कस्बे हैं जहाँ पे बुक्स अवेलेबल नहीं होती, जहाँ पे बच्चों को पता भी नहीं कि ये है क्या। नहीं, ये समस्या पैन इंडिया लेवल की है। मैं आपको बताऊं, अभी रिसेंटली जो 9वीं 10वीं और 11वीं हमारी लाइब्रेरी थी, वो नीलगढ़, बाड़ी और धुंधवानी, ये 3 जगह है। ये ट्राइबल डोमिनेटेड ये एरिया है जो मध्य प्रदेश के रायसेन ज़िले में है, भोपाल से 150 किलोमीटर के आसपास। और ये गोंड जनजाति के बच्चों के द्वारा यहाँ पे मतलब स्कूल्स हैं, वो जहाँ वो पढ़ते हैं, गोंड जनजाति के बच्चे रहते हैं। अब जंगल के बीचों बीच जाके, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के अंडर में एक जंगल है, जंगल के बीचों बीच एक विद्यालय है, वहाँ पे जाके हम लोगों ने लाइब्रेरी इस्टेब्लिश की है। तो आइडिया ये है कि ऐसे बच्चे जो शैक्षणिक मुख्यधारा का नंबर 1 या तो हिस्सा नहीं है या हिस्सा है लेकिन उनको क्वालिटी बुक्स नहीं मिल पा रही है, उन बच्चों के बीच में सर्वे कराकर हम लोग एक छोटी सी लाइब्रेरी में 250 से 350 के आसपास किताबें होती हैं और अलग अलग टारगेट ऑडियंस है। जैसे अभी रिसेंटली मैं कोटा में था कुछ सरकारी जिम्मेदारियों के निर्वहन के लिए, तो वहाँ पे एक राजकीय कन्या महाविद्यालय है लड़कियों का, उस विद्यालय में ग्रेजुएशन की पढ़ाई होती है, 1st ईयर 2nd ईयर 3rd ईयर। वहाँ हम गए और बच्चों के बीच में एक सर्वे कराया कि आप किस तरह की किताबों के बीच में रहना चाहते हैं। तो उन्होंने कहा कि कॉम्पिटिटिव, किसी ने कहा कि मैं अभी भी डॉक्टर बनना चाहती हूँ। हालांकि डॉक्टर बनने के लिए, इंजीनियर बनने के लिए आपको नीट की पढ़ाई करनी होती है, और 10+2 के बाद वो आप, चूँकि आप ग्रेजुएशन 1st ईयर में लड़की का सपना था, उसके लिए भी नीट की किताबें उपलब्ध कराई। कुछ लड़कियां थी वो टीचर बनना चाहती हैं, कुछ पुलिस में जाना चाहती है, कुछ सब इंस्पेक्टर बनना चाहती है, कुछ सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस में कांस्टेबल बन के देश की सेवा करना चाहती है। तो प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित किताबें सर्वे के बाद उनके बीच में उपलब्ध कराई गई और मुझे काफ़ी इसकी प्रसन्नता हुई। और एक और मैं मुझे लगता है कि ये प्रासंगिक है कि आपसे साझा करूं। अब इसमें जैसे से हम लोग एक्सपीरियंस गेन कर रहे हैं, हम लोग भी सीख रहे हैं इस पूरी प्रक्रिया में। मैं और अलीशा इस प्रक्रिया से गुजर रहे हैं और सीख रहे हैं। अब हम लोगों ने जो हमारी 14वीं लाइब्रेरी होगी उसमें हम 10 सीटर लाइब्रेरी का कंपोनेंट हम डालने वाले। अभी हम अलमीरा और किताबें देते थे, अब इसमें हम 10 सीटर यानी कि 10 बच्चे उस लाइब्रेरी से एनी टाइम किताबें लेकर वहाँ बैठ के पढ़ाई कर सकते हैं। अब इस इकोसिस्टम को हम लेकर आए, लाइब्रेरी एज एन इकोसिस्टम। आप बैठ के वहाँ पे सेल्फ स्टडी भी कर सकते हैं, आपको कुछ रेफरेंस किताबों की आवश्यता है तो किताबें आप ले सकते हैं। इसमें कुछ लिमिटेशंस हैं जिसको हम लोग धीरे धीरे, जैसे कि हमारे पास फंड बहुत लिमिटेड है, मैं अपनी सैलरी का कुछ % इसमें कंट्रीब्यूट करता हूँ, एलिशा किताबों के लिए वहाँ से परचेजिंग करती है और हम लोग मिलके इसको काम कर रहे हैं। इसमें कोई डोनेशन वगैरह का नहीं है और ये हम लोग इसलिए करते हैं कि हम, और इसका प्रचार प्रसार भी हो रहा है कि हमारे एक आदमी के एक लाइब्रेरी इस्टेब्लिश करने से जो शिक्षा का सिनेरियो है वो हम नहीं बदल सकते, लेकिन हम एक साथ अगर एक दूसरे से हाथ मिला के एक बड़ा चेन क्रिएट कर पा रहे हैं तो हम डेफिनेटली हम कुछ बड़ा चेंज, जैसे कहा जाता है कि स्मॉल चेंजेस एट टाइम्स मेक ए बिग डिफरेंस। तो हमारी जो कोशिश, अगेन हम कोशिश कर सकते हैं, बिल्कुल, वो तो हम कोशिश कर रहे हैं। फल कैसा मिलेगा टेंजिबल टर्म्स में, जो आउटकम है हमारे एफर्ट का वो कितना मैग्नानिमस होगा या फिर छोटा होगा, इससे हम बिल्कुल प्रभावित नहीं होते हैं। हमारे लिए महत्वपूर्ण ये है कि हम काम कर रहे हैं। जब हम शाम में सोने जाते हैं तो हम इस प्रण के साथ सोते हैं कि आज जो मैंने किया है क्या वो सफिशिएंट था। जवाब आता है कि नहीं। इस प्रण के साथ सोते हैं कि हम इससे दुगने उत्साह के साथ कल काम करेंगे, बस यही संतोष है और इसी में हमें लगता है कि जीवन का पूरा हमारा सार छिपा हुआ है। नहीं सर, बहुत ही अच्छा विजन लेके चल रहे हैं आप। और मुझे जब आपने ये बोला ना कि सोते हैं, तो मुझे लगा उस समय, मेरी अपनी फीलिंग है कि मैं कम से कम एक इतनी शांत दिमाग से सो सकता हूँ, जो मेरी सोच थी कि मैंने कुछ अच्छा किया,
बट आपने कहा नहीं, मैं तो अभी इससे सोच रहा हूँ कि मेरे को अभी आगे और कितना करना है। तो वो विजन जो है ना वो बहुत अच्छा है, बहुत बड़ा है। और मुझे तो यही लगता है कि जो भी आप कर रहे हैं, और मैंने उसकी कुछ सक्सेस स्टोरीज भी पढ़ी हैं, कि यदि कोई 4 बच्चे भी उनसे पढ़कर अपना करियर बना सकते हैं या कुछ अच्छा कर सकते हैं, तो ये बहुत बड़ा सक्सेस है हमारे लिए। अभिषेक जी, हमारे पास एक मैसेज आया कुछ दिन पहले। हमारी जो तीसरी लाइब्रेरी है वो सिद्धिपेट तेलंगाना में है, और वो लाइब्रेरी इसलिए ख़ास है कि उसमें जितनी भी किताबें हैं वो तेलुगु लैंग्वेज की है। हम लोग निसा हैदराबाद में एक ट्रेनिंग प्रोग्राम के लिए गए थे, और मुझे पता चला मेरे जो कलीग थे जो ट्रेनिंग में हमारे साथ थे वो तेलंगाना से ही हैं। तो हमने उनसे बात की कि सैटरडे संडे, इस बार सेकेंड सैटरडे और संडे की छुट्टी है, तो क्यों ना हम लाइब्रेरी के ऑप्शन को एक्सप्लोर करें, कहाँ स्टैब्लिश कर सकते हैं। तो उनकी माताजी इत्तेफाक से उस विद्यालय में टीचर थी, और कई दिनों से वहाँ पे ये चर्चा हो रही थी कि बच्चों को कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए हमें तैयार करना चाहिए। कई विद्यालय हैं जहाँ पे सरकारी विद्यालय है, लेकिन, और जब मैं लेकिन कह रहा हूँ तो ये पब्लिक परसेप्शन बनता है सरकारी विद्यालय में पढ़ाई नहीं होती, सरकारी विद्यालय में टीचर एक्साइटेड नहीं है। गलत है ये। सरकारी विद्यालय के टीचर्स इतने एक्सपीरियंस्ड हैं और इतने इंथुसियास्टिक है, वो गुरु शिष्य की परंपरा को निभाने वाले लोग हैं। ऐसे ही एक विद्यालय में हम लोगों ने प्रिंसिपल के इनिशिएटिव पे, जो तेलंगाना की बात मैं बता रहा हूँ, सिद्धिपेट में हमने लाइब्रेरी खोला, और हमने बिल्कुल उसको इग्नोर ही किया हुआ था। अब मतलब होता है कि आप किसी और काम में लग गए। 1.5 साल बाद वहाँ प्रिंसिपल का एक मैसेज आया, मैं आपसे शेयर करूँगा। उन्होंने लिखा कि इस लाइब्रेरी में जो किताबें थी वो पढ़ के 3 बच्चों का सिलेक्शन किसी प्रोफेशनल कोर्स के लिए हुआ, जिसके लिए एंट्रेंस एग्ज़ाम के थ्रू सिलेक्शन होता है। काफ़ी खुशी मिलती है। ये आपके मोबाइल पे अचानक जब ये संदेश आता है, इस संदेश के लिए आप मानसिक रूप से तैयार नहीं है। जो फीलिंग होती है, इस फीलिंग को व्यक्त करने में शायद शब्द चूक जाएं। इस फीलिंग को केवल महसूस किया जा सकता है। ये मुझे लगता है कि आनंद की फीलिंग है, आह्लाद की फीलिंग है। सर वो स्माइल ही बहुत होती है। तो ये लगता है कि फिर आप ईश्वर का धन्यवाद फिर से देते हैं कि कम से कम हमें खुश होने के लिए ईश्वर ने एक वजह दिया, हमें तैयार किया कि अगर हो सकता है कि लाइब्रेरी वो इस्टेब्लिश नहीं होती, हो सकता है कि वो बच्चे नहीं निकल पाते, लेकिन लाइब्रेरी भी इस्टेब्लिश हुई, कुछ बच्चे निकले भी। और मुझे लगता है कि ये एक मोरल प्रेशर है आपके ऊपर कि जब आप कुछ चीज़ कर रहे हैं और उससे आउटकम ऐसा आ रहा है जिसको लेकर आप उत्साहित हो जाते हैं, तो फिर मन बनता है कि करें। जैसे कि आपने एक छोटी सी कविता कोई लिखी और आपके पिताजी ने या फिर आपकी बहन ने या फिर आपकी माताजी ने, आपके टीचर ने आपकी पीठ थपथपाई, बहुत अच्छा लिखा है तुमने। अब ये बहुत अच्छा लिखा है ना कि उस कविता के आसपास टंग गया है, वो बहुत अच्छा लिखा है। तो आप कल उसी स्टैंडर्ड को निभाने का कम से कम प्रयास करते हैं। और इस प्रक्रिया में फिर कोई कहता है अरे यार क्या बढ़िया, ये दूसरी कविता आपकी पहली कविता से अच्छी है। और इस पूरी प्रक्रिया में आप कवि बन जाते हैं, आपने कहानी लिखी, आप लेखक बन जाते हैं। तो ऐसा है, कुछ कुछ करते रहना चाहिए। शायद बहुत सारे हमारे जो ऑडियंस उन्होंने देखा होगा आपको मॉक इंटरव्यूज़ लेते हुए यूपीएससी के, जो आपको क्वेश्चन पूछा गया था रिग्रेट का, वो आपने भी पूछा है आगे बहुत सारे एस्पिरेंट से। आपको कोई ऐसा आंसर याद हो जो आपके दिल को छू गया हो? मुझे लगता है कि आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग वाले जवाब हो सकते हैं। मतलब जब हम, आपको मैं एक सीन बताना चाहता हूँ, कि जब हम कैंडिडेट से क्वेश्चन पूछते हैं ना, तो केवल परीक्षा उस कैंडिडेट की नहीं हो रही होती, परीक्षा हमारी भी होती है। हमारे ऊपर दबाव रहता है कि हम ऐसा प्रश्न पूछे जो न केवल इंटरव्यू के दृष्टिकोण से प्रभावी प्रश्न हो, प्रभावी के साथ साथ प्रासंगिक प्रश्न हो, और इसके साथ साथ हम स्टूडेंट के उस व्यक्तित्व को देख पाएं जिस व्यक्तित्व की गुंजाइश है इस चेयर पे बैठने की। जैसे इंटरव्यू तो एक सिस्टम है, हम उसके व्यक्तित्व में झांकने का प्रयास कर रहे हैं। तो कभी कभी जैसे विमेन एम्पावरमेंट से रिलेटेड कुछ इश्यूज़ पे मैंने बच्चों से बात की, जैसे कि कुछ प्रश्न जो दिल को छू जाते हैं, कुछ प्रश्न के जवाब बड़े अटपटे से लगते हैं। और जैसे कि मैं एक, वैसे नाम नहीं बताऊंगा मैं आपको, एक कैंडिडेट से मैंने पूछा उससे कि वो बता रहे थे कि मेरे जीवन का जो एम है वो है महिला सशक्तिकरण, पैट्रियार्की को तोड़ना, इक्वालिटी ऑफ वुमेन। और उसी इंटरव्यू में एक प्रश्न में उन्होंने बताया जो अलग प्रश्न था। उन्होंने बताया कि मैं सर ऐसा टूट गया अपनी असफलता के बाद कि मैं रोने लगा। फिर मैंने खुद से कहा कि तू क्या महिला है कि रो रहा है। अब आप कॉन्ट्रास्ट देखिए, जो व्यक्ति
पैट्रियार्की को तहस नहस करने के लिए आज इंटरव्यू बोर्ड में बता रहा है कि सर मैं महिलाओं को लेकर इतना संवेदनशील हूँ कि मैं बता नहीं सकता आपको, फॉर एवरीथिंग मतलब मैं चाहता हूँ। और उस आदमी के साइक में, मेंटालिटी में ये है कि केवल महिलाएं ही रोती हैं। रो तो पुरुष भी सकता है, और पुरुष का रोना भी उतना ही सामान्य है जितना महिला का रोना है। तो इसको स्टूडियो कास्ट कर देना कि केवल महिला ही, अरे तुम रो रहे हो तो तुम महिला हो, नहीं, बिल्कुल गलत है। इसका मतलब है कि आपने विचार के स्तर पे पैट्रियार्की को समझा है, व्यवहार के स्तर पे पैट्रियार्की की संकल्पना से आप बहुत दूर हैं। तो ऐसे कुछ कॉन्ट्रास्ट वाले जवाब मिलते हैं, कुछ ऐसे जो बिल्कुल आपके दिल को छू जाएंगे। जैसे कि हम लोग कभी कभी सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन पूछते हैं, उसमें आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग उनकी नज़र आती है। जैसे उनका प्रेजेंस ऑफ माइंड को चेक करने के लिए, क्योंकि इंटरव्यू बेसिकली क्या है, इंटरव्यू है कि हाउ यू रिएक्ट टू डिफरेंट चेंजिंग सर्कमस्टांसेस। एक्चुअली आपका इंटेलेक्ट उसमें स्क्रूटनी में नहीं होता है। आपके उस समय पे आप कितना अपने आप को काम कंपोज करके, अपने थॉट्स को इकट्ठा करके और कुछ अच्छा बता सको, डिलीवर करते हैं। हाँ, और आपका जो इंटेलेक्ट है ना, जो अभी पूरे जीवन भर आपने जो इकट्ठा किया है, उसको कैसे यूज़ करते हैं, ये आपके इंटेलिजेंस का टेस्ट होता है इंटरव्यू में। तो जैसे अभी अचानक स्टूडेंट बैठा हुआ है, वो भी तैयार नहीं है उस प्रश्न के लिए कि मिस्टर एक्स आप मुझे बताइए कि आपके सामने एक पेपर वेट है, तो पेपर वेट के कंस्ट्रक्टिव यूज़ भी हो सकते हैं, है ना। आप इसके 5 डिस्ट्रक्टिव यूजेस के बारे में बताइए, क्या क्या हो सकता है। तो कभी कभी बड़ा फनी सर, और ऐसा बताइए कि जिससे नुकसान हो। अब मान लीजिए कि सिचुएशन ये है कि आप इंटरव्यू बोर्ड के सामने बैठे हुए हैं और इसमें आप कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं इसको। बोला कि सर सबसे पहले तो डिस्ट्रक्टिव यूज़ ये हो सकता है कि इसको मैं आप ही के सर पे फोड़ दूँ तो आप ही का सर फट जाएगा। तो देखिए एक तरीके से हम उसमें ये नहीं कह रहे हैं कि जब आप डिस्ट्रक्टिव यूज़ बता रहे हैं, ये भी अपने आप में एक क्रिएटिविटी है। कंस्ट्रक्टिव होने के लिए आपको डिस्ट्रक्टिव एस्पेक्ट्स के बारे में जानना भी उतना ही जरूरी है। ये ऐसा ही है कि सफल होने के लिए आपको जानना चाहिए कि व्हाट क्लिक्स। इससे कम महत्व तो इस ज्ञान का नहीं है कि व्हाट डजंट क्लिक। व्हाट डजंट क्लिक को जानना भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना जानना है कि व्हाट क्लिक्स। तो अब उसने इस तरह से बताया और बड़ा रोचक था, सब लोग हंसने लगे। कोई फनी सा इंसिडेंट जैसे कि होता है, अब जैसे स्टूडेंट आता है पहले तो एक कॉन्फिडेंस डेवलप करने के लिए, है ना, कि उसे भी ऐसा लगे, क्योंकि इंटरव्यू की जो कई लोगों में जो पब्लिक में जो परसेप्शन है वो ये है कि इंटरव्यू में एकदम टेरराइज करते हैं। ऐसा नहीं होता है। इंटरव्यू का कॉन्सेप्ट ये है कि आपका जो बेस्ट है ना वो निकालना है। उसको कई पैरामीटर्स पे हम लोग देखते हैं, जैसे कि कम्युनिकेशन पैरामीटर्स पे, कि कम्युनिकेशन स्किल्स किस लेवल का है, ठीक है, वो कितना फॉर्मल है। जैसे कि हम लोग बहुत कोशिश करते हैं उसको कंफर्टेबल स्पेस दे, तो वो उस कंफर्टेबल स्पेस में क्या अपनी कुर्सी और जो प्रश्न पूछ रहा है उसकी कुर्सी के बीच में जो दूरी होनी चाहिए उसका ध्यान रख रहा है या नहीं। बहुत कंफर्टेबल बना देने के बाद आप फॉर्मल टेम्पलेट में है, क्या वो उस औपचारिकता को आप लांग के अनौपचारिक हो गए हैं, या फिर आप बताने के क्रम में जब आपको नपा तुला बोलना है, क्योंकि आप जब आपके पास प्रश्न आता है तो आप ब्रेनस्टॉर्मिंग करते हैं, है ना, उसको कहते हैं हम कॉम्प्रिहेंशन। आपने प्रश्न समझा, प्रश्न की डिमांड को समझा, उसका जो दूसरा चरण है वो है आर्टिकुलेशन, और उसका तीसरा और फाइनल चरण है वो है डिलीवरी। तो डिलीवरी के माध्यम से कम्युनिकेशन स्किल्स को चेक करते हैं। आपने कॉम्प्रिहेंड किया, वो पहला स्टेप है कि आपने क्वेश्चन के डायमेंशन या एक्सपेक्टेशन को समझा या नहीं, और उसके बाद आपकी जो फैकल्टी ऑफ नॉलेज है उसके हवाले से किस प्रकार का आर्टिकुलेशन किया है। और ये तीनों प्रक्रिया सीमलेस तरीके से इतने फास्ट हैं, मतलब नैनो सेकंड का अंतर होता है। वो आपको इंटरनली एक्सरसाइज करना है ये, और आपको डिलीवर करना है। तो बहुत मतलब आप समझिए कि आप एक चैलेंजिंग सिचुएशन ऐसी भी हो सकती है कि आप ब्यूरोक्रेट हैं और इधर से एक धर्म की रैली जा रही थी, इधर से दूसरे धर्म की रैली जा रही है, दोनों में टकराव हो गया है। आप किसी पार्टिकुलर धर्म से हैं और आपको उसको रिजॉल्व करने के लिए तो अभी आपको बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ेगी। तो इंटरव्यू के माध्यम से आपके उस स्किल को चेक किया जाता है कि ये आदमी प्रॉब्लम जो मल्टीपल जो प्रॉब्लम्स हैं ब्यूरोक्रेसी का हिस्सा बनने के बाद उसको सॉर्ट आउट करने का एप्टीट्यूड और एटीट्यूड रखता है या नहीं।
इस पे बिल्कुल दिलचस्पी नहीं है कि वो उसमें क्या करेगा नहीं करेगा, मतलब उस प्रॉब्लम को कैसे अप्रोच कर रहा है, ये थोड़ा सा हम लोग चेक करते हैं। तो ऐसे क्रम में बहुत इंटरेस्टिंग भी जवाब आते हैं। मेरे ख्याल से तो ये बहुत अच्छी ट्रिक बता दी है सर ने कि मॉक इंटरव्यूज़ में जो ये 3 चीज़ें बताई, तो आप उस हिसाब से अपनी तैयारी करो। आपको लगता है कि आप कहीं पर वीक हैं तो आप उस चीज़ के लिए ही तैयारी करो स्पेसिफिकली, राइट। सो सर बहुत अच्छी ट्रिक थी। सर इसी के आगे अब हम जब बच्चों की ही बात कर रहे हैं, तो ऐसी कौन सी 2-3 क्वालिटीज़ जिन पे स्टूडेंट्स को काम करना चाहिए इन एंट्रेंस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के लिए प्रिपेयर करते हुए? देखिए, सबसे पहले तो आपको खुद को कन्विंस करना पड़ेगा कि आप क्यों तैयारी कर रहे हैं। क्या आप तैयारी करने के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो आपको दबे पांव पीछे की तरफ से लौट जाना चाहिए। ओके। आप तैयारी कर रहे हैं कि आप सफल हो पाएं, आपको तैयारी में बने रहना चाहिए। अब आपके पास एक मोटिवेशन है कि मैं क्यों तैयारी कर रहा हूँ। जैसे मैं इसलिए तैयारी कर रहा हूँ कि मैं सरकारी सेवा में जाके अपनी माता पिता के जीवन को बेहतर करना चाहता हूँ। मेरी माँ का जो जीवन है वो संघर्षों से भरा हुआ जीवन है, और मुझे याद ही नहीं है कि लास्ट टाइम कब मेरी माँ हंसी थी। पारिवारिक जिम्मेदारियों में पिसते पिसते मैं उस माँ को एक ऐसे होटल में ले जाना चाहता हूँ जहाँ पे उसने कभी सोचा नहीं हुआ कि मैं वहाँ पे जाऊँ, और सारी सीटें बुक करना चाहता हूँ उनके लिए, वो अकेले वहाँ पे डिनर करे। इसके लिए मुझे सरकारी सेवा में जाना है, मुझे मेरी जो पहली तनख्वाह मिलेगी, मान लीजिए मान के चल रहा है, मेरा ये मोटिवेशन है। मोटिवेशन और भी हो सकता है। तो एक मोटिवेशन का होना बहुत ज़रूरी है कि क्यों, आखिर क्यों। और फिर जो पार्ट आता है वो है डिसिप्लिन। रूटीन और डिसिप्लिन, ये दोनों ना इंटरचेंजेबली आप यूज़ कर सकते हैं। जो आदमी रूटीन में है वही आदमी डिसिप्लिन होगा, जो आदमी डिसिप्लिन है वही रूटीन बना सकता है। और आपको अपने स्वार्थ का त्याग करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो गला काट प्रतिस्पर्धा का युग है, आप तभी जीत पाएंगे जब आपके अंदर स्टैमिना हो। फॉर एग्जांपल, अगर 5 किलोमीटर की दौड़ किसी एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए एसेंशियल रिक्वायरमेंट में लिस्टेड है, और उस 5 किलोमीटर के रेस को आपको 24 मिनट में तय करना है, तो आप मुझे बताइए, क्या आप 5 किलोमीटर 24 मिनट की ही प्रैक्टिस करेंगे? तो जवाब है कि लक अगर है तो 5 किलोमीटर 24 मिनट में हो जाएगा। आपको 5 किलोमीटर नहीं, आपको 8 किलोमीटर और उसी के समानुपाती समय को आप मान लीजिए। 8 किलोमीटर मान लिया तो आप 5 मिनट और मान लीजिए। 30 मिनट या 32 मिनट की प्रैक्टिस आप करेंगे तो आप आगे जाएंगे। तो इसके लिए क्या है, समर्पण का भाव होना चाहिए। जो एक्स्ट्रा जो है ना, जो आप स्टैमिना बनाते हैं, स्टैमिना आपकी गारंटी है। जो और लोग कर रहे हैं उससे आपको हट के करना पड़ेगा, स्टैमिना से आप सफल होते हैं। तो और ये तभी हो पाएगा जब डिसिप्लिन आपके जीवन में हो। आप अगर प्रोक्रेस्टिनेशन वाले व्यक्ति हैं, जो डिले करते हैं, कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, तो कल परसों में पंचवर्षीय योजना में आप चले जाएंगे। क्योंकि जब आप सो रहे होते हैं, हजारों लोग उठ के तैयारी कर रहे होते हैं। तो उस प्रतिस्पर्धा में अगर आपको उनको बीट करके आगे जाना है तो आपको डिसिप्लिन तो होना ही पड़ेगा। जैसे आंधी आए, तूफान आए, हम लोग ट्रेनिंग में देखते हैं 5:35 पे बिगुल बजेगा। तो 5:35 के लिए हमें चाहे 2 बजे उठना पड़े, हमें 1 बजे उठना पड़े, और 5:35 पे आपको क्लीन शेव होना है, बिल्कुल फ्रेश होके आपको जहाँ मार्का लगता है वहाँ पे हो रहा है। तो ये रोज़ की बात है। तो ये जब आप कैरेक्टर में आपके जब शामिल हो जाएगा ना, जब आपने डिसाइड कर लिया, आपने प्रण लिया है कि मुझे 4 चैप्टर पढ़ना है, तो पढ़ना है, वो रोज़ करना है। तो ये गारंटी है, मैं आपको बताऊं। और इसके लिए 11 घंटे, 12 घंटे, 13 घंटे वाली जो बातें हैं ना, वो सुपरफ्लुअस बातें हैं। आप 3 घंटे 4 घंटे की भी पढ़ाई कर रहे हैं और अटेंटिव होकर पढ़ रहे हैं, रूटीन वे में पढ़ रहे हैं, मल्टीपल किताबों से दूर रहिए। एक किताब पे ही आप कमांड कीजिए पहले। अब कई बच्चों की आदत है, मैंने देखा है कि रोज़ जाके सामान्य ज्ञान की एक किताब ली, आज कल भी जाके लेकर आए, फिर परसों भी लेके चले आए। एक किताब आप पढ़िए सामान्य ज्ञान में, एक मंथ का जो कंसोलिडेटेड जो डेटा है या फिर जो न्यूज़ आइटम है वो वही रहेगा। आप एक पब्लिशर है, एक आध चीज़ें इधर उधर हो सकती है, लेकिन आप 10-10 किताब पढ़ेंगे तो फिर आपका टाइम वेस्टेज है। सर अब थोड़ा सा वापस आपकी तरफ आते हैं। ये सवाल मुझे नहीं पता कि आप जवाब दे सकते या नहीं दे सकते, मगर फिर भी मैं आपसे पूछ रहा हूँ, नहीं होगा तो हम कोई दिक्कत नहीं है, कि ऐसी कोई टफेस्ट असाइनमेंट अंडर योर CISF जो आपको याद हो और जो आप शेयर कर सकते हो? नहीं, मुझे अभी तक जो भी असाइनमेंट मिली है वो बहुत
एनलाइटनिंग असाइनमेंट है, क्योंकि मैंने बहुत कुछ सीखा है। मैं अगेन बता रहा हूँ कि किसी भी व्यक्ति के व्यक्तित्व के बहुत सारे डायमेंशंस होते हैं, और उनको अगर फलने और फूलने के पर्याप्त अवसर नहीं मिलेंगे तो हो सकता है आपको भी नहीं पता चलेगा कि मेरे अंदर ये था। वो तो अब मैं जैसे बिल्कुल बात जैसे मानता जैसे ट्रेनिंग का मैं आपको बताऊं, ट्रेनिंग मैंने सोचा नहीं था कि कभी किसी इंटरव्यू में ये बताऊंगा कि मेरे जीवन का सबसे टफेस्ट पार्ट ट्रेनिंग था और मेरे जीवन का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट ट्रेनिंग ही है, क्योंकि उसके दौरान मैंने देखा कि ये चीज़ें भी मेरे अंदर हैं। जो आदमी अपने 6x6 के प्रिपरेशन वाले कमरे से कभी मैदान नहीं गया, प्लेग्राउंड नहीं गया, उसने 16 किलोमीटर वेपन और 3 किलो वजन के साथ कंप्लीट किया है। तो ये मेरे अंदर था। जिस आदमी को झूले पे जाने से डर लगता है, उसने पूरे उत्साह के साथ रैपलिंग की है, एक बिल्डिंग से दूसरे रिवर्स रैपलिंग की है, कैट क्रॉल किया है और स्लेदरिंग की है, और कॉन्फिडेंस जंप किया है रिवर में। एक तरफ से आपको छोड़ दिया जाता है स्लाइड के थ्रू और आपको बीच में जाके कॉन्फिडेंस जंप करना है। तो देखिए, तो ये चेंज कर देता है। और मेरा तो मानना है कि ट्रेनिंग के बारे में कहा जाता है कि ट्रेनिंग डज नॉट ट्रेन यू, इट ट्रांसफॉर्म्स यू। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि आप ऑल टुगेदर डिफरेंट पर्सन होते हैं। तो ट्रेनिंग से पहले राकेश निखज और ट्रेनिंग के बाद राकेश निखज, मुझे खुद ऐसा लगता है कि पहले वाले को तो मार दिया कहीं। हाँ, पहले वाले को मैंने खो दिया है, और उसके बाद वाले को जो मैं देख रहा हूँ वो मुझे अच्छा लगता है कि ये चीज़ें थी। मेरे ख्याल से ट्रेनिंग आपको ये बताती है कि आपकी बाउंड्रीज जो हैं वो नहीं थी जो आप समझते हैं। ट्रू। आपकी बाउंड्रीज वो है जो कभी थी ही नहीं। आप अपनी बाउंड्रीज हर समय रीडिफाइन कर सकते हैं। ट्रू। अपनी बाउंड्रीज सेट मत करिए। बिल्कुल बिल्कुल। और आप अपने आप को हमेशा चैलेंज करें। जैसे ट्रेनिंग में हम लोगों ने सीखा, जैसे कि ऑफिसर रैंक में जब आप होते हैं तो एक लीडर में क्या क्या एट्रीब्यूट्स होने चाहिए। तो ट्रेनिंग में हम लोग जो ट्रेनिंग में जाने से पहले था कि लीडर का मतलब है कि लीड करना है, आगे जाना है, ये सब पता था। ये एस्पेक्ट कि लीडर इज वन हु क्रिएट्स लीडर्स अराउंड हिम, ये एस्पेक्ट हमें ट्रेनिंग में मिला। फीलिंग ऑफ फ्रैटर्निटी क्या होती है, कैमरेडरी क्या होती है, और दूसरों के लिए आगे आना। ये जो लोग हैं जो बॉर्डर पे खड़े हैं और हमारे आपके लिए लड़ाई कर रहे हैं, और सुप्रीम सेक्रीफाइस, कई लोग हैं इन द डिस्चार्ज ऑफ ड्यूटी, बहुत दुखद होता है, वो सुप्रीम सेक्रीफाइस दे देते हैं, मार्टियरडम अटेन करते हैं। ये कौन से लोग हैं, कैसे जुनूनी लोग हैं, आप सोचिए। ये जुनून आपको ट्रेनिंग में देश और देश से न आगे कुछ है न पीछे कुछ है। ये जो भावना है, परिवार भी, ये कैसे स्वार्थी लोग हैं आप बताइए, जो परिवार के बारे में भी नहीं सोचते हैं। उनके लिए केवल और केवल ड्यूटी कम्स फर्स्ट। और ये केवल ड्यूटी कम्स फर्स्ट, ये 3 शब्द नहीं हैं, उनके जीवन के त्याग को परिभाषित करता है। और मैं कहता हूँ जो भी यूनिफॉर्म पहनता है उसके मन में ये भाव होता है और होना चाहिए, ड्यूटी कम्स फर्स्ट। क्योंकि हमने जो खाकी वर्दी पहनी है, जो कैमोफ्लेज ड्रेस पहना है, इसमें कई तरह के रंग हैं और इसमें नाना प्रकार की इससे खुशबू आती है। चाहे हम 4 घंटे भी परेड करें और पसीने से लथपथ हो, फिर भी इसकी खुशबू ऐसी होती है जिसे हम सुवासित खुशबू कह सकते हैं। आप बीएसएफ के लोग हमारे वाघा बॉर्डर पे परेड करते हैं, आप मुझे बताइए वहाँ पे जो घंटों परेड करते हैं बॉर्डर पे, उनके शरीर से जो खुशबू आ रही है, पसीने की जो खुशबू है, वो किसी सुगंध को मात दे दे। ये खुशबू है, क्योंकि ये खुशबू देशभक्ति की खुशबू है, ये खुशबू त्याग की खुशबू है, ये खुशबू कमिटमेंट की खुशबू है। ये खुशबू है कि जब आप कहते हैं कि कम वॉट में चाहे कुछ भी आ जाए, देश की एकता और अखंडता के लिए हम जान तक न्यौछावर करने में 1 इंच पीछे नहीं खिसकेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। राकेश जी, मेरा एक ही और सवाल है, बट उससे पहले हमें कुछ रैपिड फायर क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है? जवाब थोड़े से हम शॉर्ट रखने की कोशिश करेंगे। सबसे बड़ा लेसन आपके जीवन का अभी तक का? मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती। आप मेहनत कीजिए, आप आगे बढ़ेंगे, सफलता मिलेगी आपको। डिसिप्लिन से क्या होता है? डिसिप्लिन से जीवन बन जाता है। बहुत अच्छी बात कही। 1 वर्ड सिविल सर्विसेज के लिए? सिविल सर्विसेज स्टील फ्रेम है। सिविल सर्विसेज मुझे ऐसा लगता है कि ये वो इंस्टीट्यूशन है
जो लाखों करोड़ों लोगों के जीवन को बदल सकता है सकारात्मक तरीके से। एक कोई ऐसी मोटिवेशनल कोट जो कि आपको अभी तक चलाई जा रही है? Life's battle always do not go to the man who is fastest and the strongest, but sooner or later the man who wins is the man who thinks, yes, I can do it, I can do it, I can do it, and I will do it. कमाल है। छोटी सी एडवाइस यूपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए। त्याग करना आपको सीखना पड़ेगा, डिसिप्लिन के साथ त्याग, मतलब डिसिप्लिन का ही एक मैनिफेस्टेशन है त्याग। एक सजेशन इंटरव्यूज में सक्सेस पाने के लिए। आप जो हैं वही बने रहें, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप उस जॉब की रिक्वायरमेंट के हिसाब से फिट नहीं है तो वही बने रहें। हाँ हाँ। आप अपने स्ट्रेंथ्स को एक्सप्लोर कीजिए, अपने जो वीकनेसेस हैं उसको बार बार रिफाइन करने का प्रयास कीजिए, उसको ओवरकम करने का प्रयास कीजिए और एग्जामिनेशन की रिक्वायरमेंट के हिसाब से अपनी पर्सनालिटी में चेंजेस लाइए। ये है इंटरव्यू में। और हाँ, जब आप इंटरव्यू में जाएं तो आप छल कपट से दूर रहें। आप फ्री व्हीलिंग, जैसे आपसे मैं बात कर रहा हूँ, आप बात कीजिए, लेकिन हाँ एटिकेट्स मैनरिज्म का ध्यान रखना, आप बात कीजिए। वो जो लोग बैठे हुए हैं, जो पैनल के एक्सपर्ट लोग बैठे हुए हैं, उन्होंने जीवन का बहुत बड़ा अनुभव अपने सामने रखा हुआ है, लेकिन वो कभी आपको एहसास नहीं होने देंगे कि वो इतने बड़े हैं। वो बहुत सहज होते हैं, वो चाहते हैं, वो आपको बच्चे की तरह ट्रीट करते हैं आपको, और आपका बेस्ट निकालना चाहते हैं। तो आप वही दीजिए जो आपके अंदर है, आप बना कर देंगे तो पकड़े जाएंगे। आपको अगर चावल बनाना आता है तो ईमानदारी से कह लीजिए, सर मैंने पुलाव कभी ट्राई नहीं किया है और चावल भी मैंने इसलिए बनाया है क्योंकि सर मैं अकेले रहता था और घर से मुझे 4,000 रुपये ही आते थे सर, मैं होटल में अफोर्ड नहीं कर सकता था। इस ईमानदारी की आवश्यकता, एक्चुअली ऐसे व्यक्ति की आवश्यकता है जो अहिंसा परम धर्म में विश्वास रखता है। ऐसे व्यक्ति की तलाश है जो कहता है कि मेरे अंदर सर से पांव तक सत्यनिष्ठा का रेसा रेसा मेरे चरित्र का हिस्सा है। मैं वो व्यक्ति हूँ जो मैं कुर्सी पे बैठूंगा तो न्याय करूँगा। मैं वो व्यक्ति हूँ जो हर पीड़ित और सामाजिक पायदान पे, आर्थिक पायदान पे पिछड़े हुए व्यक्ति को दोनों हाथों से स्वीकार करने को तैयार हूँ। मैं वो व्यक्ति हूँ जो अपनी बाजू को यहाँ तक फोल्ड करके 24 घंटे काम करने का जज्बा रखता हूँ। मैं वो व्यक्ति हूँ जो किसी भी डिजास्टर में, किसी भी आपदा में, किसी भी विपत्ति में आपके साथ खड़ा हूँ। मैं वो व्यक्ति हूँ जो मैं बाहर से पढ़ के या फिर किसी बड़े संस्थान से पढ़ के भी आपकी ज़बान में न केवल बोलता हूँ, बल्कि आपकी जो अभिव्यक्ति है, आपकी जो भावना है, उसको समझता हूँ और आप तक पहुँचता हूँ। मैं वो व्यक्ति हूँ जो आपकी संवेदना के साथ संवेदनशील तरीके से व्यवहार करता हूँ। ऐसा व्यक्ति ब्यूरोक्रेट होना चाहिए, ऐसा व्यक्ति पब्लिक प्लेस में होना चाहिए। और ऐसा व्यक्ति पब्लिक प्लेस और ब्यूरोक्रेसी में है तो आसपास के लोगों के प्रति भी वो एक इंस्पिरेशनल मोटिवेशनल फिगर बनता है। तो आप जो प्राइवेट स्पेस है, कॉमर्शियल इंडस्ट्रियल स्पेस है, अनऑर्गेनाइज सेक्टर, वहाँ भी लोग ऐसा बनने के लिए प्रेरित होंगे। बहुत ही मज़ा आया राकेश जी बात करके। मेरे ख्याल से एक मेरा जो अभी आखिरी सवाल है ना, वो मेरे को शायद जवाब मिल चुका है पूरी कॉन्वर्सेशन के दौरान, बट स्टिल मैं पूछ लेता हूँ कि ऐसी क्या चीज़ है जो आपको सुबह उठाती है? मुझे सुबह मेरा जो लास्ट डे का जो प्रण है ना, वो उठा देता है सुबह सुबह। और वैसे कहूँ तो फिर मेरी एक 8 साल की बेटी है, वो 6:30 बजे उसको स्कूल में पहुँचना होता है तो वो उठा देती है। मेरी पत्नी को हॉस्पिटल जाना होता है, वो इसलिए उठा देती है कि उसे शायद ये अच्छा नहीं लगता कि बेटी उठ गई है, माँ उठ चुके हैं, तो पिता क्यों सो रहा है। लेकिन उन सब का बहुत सहयोग है। और मैं अगेन बताता हूँ, सुबह उठाने वाली बात तो है कि हम लोग के यहाँ रेजिमेंटल प्रोग्राम्स होते हैं, हमें फिट होना है और हम लोगों ने प्रण लिया हुआ है फिटनेस की डोज 1 घंटा रोज़। तो जाते हैं। अगर हम, जैसे मैंने आपको बताया, लीडर वही होता है जो लीड करता है और लीडर्स क्रिएट करता है। हम अगर नहीं दौड़ेंगे अपने जवानों के साथ, हम अपने कलीग्स के साथ नहीं दौड़ेंगे, तो फिर वी आर डूइंग डिससर्विस टू देम, क्योंकि हेल्थ प्रायोरिटी है। उनका मेंटली, फिजिकली और साइकोलॉजिकली फिट होना बहुत ज़रूरी है। उसके लिए आपको ग्राउंड में आना पड़ेगा और ग्राउंड में आने के लिए सुबह उठना होगा। राकेश जी, इसी के साथ मैं आपको कहूँगा धन्यवाद एंड जय हिंद। आपने इतनी सारी मोटिवेशनल चीज़ें बोली, मुझे लग रहा है कि बच्चों को बहुत अच्छा लगेगा जब ये सुनेंगे और वो ज़रूर मोटिवेट होंगे और कंटिन्यूसली काम करते रहेंगे ताकि वो देश की सेवा कर सकें। थैंक यू वेरी मच, आपने मुझे मौका दिया कि मैं आपके ऑडियंस के साथ इंटरेक्ट करूं। और ये तो ऐसा ही है कि मुझे जिस चीज़ में बहुत आनंद आता है
आनंद का एक अवसर आपने एक्सटेंड किया, मैं बहुत आभारी हूँ। और हर वो मौका जिसके माध्यम से मैं एक बड़े स्टूडेंट वर्ग तक पहुँच पाऊँ, उनके जीवन में कुछ सकारात्मक हस्तक्षेप कर पाऊँ, उनको और आगे बढ़ाने के लिए अगर मैं कुछ कर पाऊँ तो मुझे इससे ज़्यादा खुशी नहीं होगी। और मुझे लगता है कि ये सबको करना चाहिए। जैसे मैं आज हूँ जहाँ पे भी हूँ, सरकारी सेवा में हूँ, लाइफ तमाम तरह के चैलेंजेस के बाद भी कंफर्टेबल है। बिल्कुल। लेकिन मुझे अपना 15 साल पहले का समय नहीं भूलना चाहिए। उस 15 साल पे खड़े होके मुझे उसके 5 साल पहले का समय, जो संघर्ष का समय था, वो नहीं भूलना चाहिए। वहाँ पहुँचने के बाद जब मैं स्कूल जाता था और स्कूल में तमाम तरह के चैलेंजेस हम लोग फेस करते थे, जहाँ पे गाइडेंस नहीं मिल पा रहा है, हमें पता ही नहीं है कि क्या एग्ज़ाम होता है, हमें ये नहीं पता है कि आईएएस का फुल फॉर्म क्या होता है, हमें ये नहीं पता है कि सीएपीएफ क्या होता है और पैरामिलिट्री क्या होती है। जब हम इस तरह के प्रश्नों से हम टकरा रहे थे तो हमारे आसपास कोई नहीं था। तो अब आसपास कोई नहीं था ये कह के मैं अपने जो कुछ काले मोमेंट्स रहे हैं जीवन के, या फिर हो सकते हैं कि हम कुछ और होते अगर उस समय कोई और खड़ा होता, तो अब इस पे अफसोस करने से तो कुछ होना नहीं है। लेकिन और कोई राकेश निखज जो इस तरीके से उस रास्ते से जा रहा था, और आज जब हम यहाँ से माइक्रोस्कोप से या फिर दूरबीन से देखते हैं कि वहाँ पे उसको अगर ये मिल गया होता ना, तो वो वहाँ ना होके वहाँ होता, वो और अच्छा होता। तो कम से कम कोशिश हम करते हैं कि कोई और राकेश निखज के जीवन में टाइमली इंटरवेन करें हम। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं सर आप। इसीलिए मुझे लगा कि आपसे बात करके मज़ा आएगा, और बिल्कुल मज़ा आया। इतना मोटिवेशन मुझे खुद मिला है, मैं बता नहीं सकता आपको। इतने अच्छी डिस्कशंस हुई है हमारी, तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू। बड़ा मज़ा आया। इतनी सारी बातों पे मुझे ऐसा लगा कि मैं खड़ा होकर उन्हें सल्यूट कर दूं। इतना अच्छा काम कर रहे हैं सर, और इतना अच्छा हमने इतनी सारी टिप्स सुनी उनसे, स्पेसिफिकली इंटरव्यू को लेकर, क्योंकि मेरे बहुत सारे सवाल थे वहाँ पर, क्योंकि मैंने उन्हें देखा है यूपीएससी एस्पिरेंट्स के साथ मॉक इंटरव्यू लेते हुए। उनकी बहुत सारी वीडियोस अवेलेबल हैं यूट्यूब पर। तो इतना अच्छा लगता है कि वो जब उन लोगों को वो गाइडेंस देते हैं कि जिससे वो आगे सक्सेस पा सके, तो आपको उनसे जो उन्होंने 3 चीज़ें बताई, यदि आप उसको अमल करोगे तो आपके इंटरव्यूज़ भी ज़रूर क्लियर होंगे, और आप एक अच्छे आदमी और एक अच्छे इंसान, और एक जो उन्होंने लास्ट में बोला कि त्याग की भावना जो है वो ज़रूरी है आपकी पढ़ाई के लिए भी और आपकी सर्विसेज के लिए भी। तो उनको यदि आपने जीवन में उतार लिया तो आपकी सक्सेस आपके कदम चूमेगी। सो इसी के साथ हम अगले हफ्ते फिर मिलेंगे एक नए गेस्ट के साथ कुछ और बातें करने के लिए। धन्यवाद।